हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं संकल्प विद संदीप में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का हम आज थ्योरेटिकल पार्ट करवाएंगे। यह हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह नहीं कि आपका जो है कि किसी में एग्जाम में आएगा, यह तो भरमाने के लिए कह देते हैं कि इसमें आएगा उसमें नहीं आएगा, लेकिन यह थ्योरेटिकल पार्ट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, खास करके जो है टीचिंग लाइन में आपको यहाँ से बहुत सी चीजें मिलेंगे। और यह जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है आपको हमेशा जो है कि एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और यह कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगा, 5 से 6 किताबों को निचोड़ हम आपको दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको 5 घंटे लगे थे यह आपको यह सब पूरा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए कहेंगे, क्योंकि दोस्तों यह जो वीडियो हम आपको बना रहे हैं, अगर आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम पूरा नंबर सिस्टम आपको इसी तरीके से पूरा फ्री में आपको करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम इसे कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यह आपका है संख्या पद्धति। थोड़ा सा गलती है, टाइपिंग एरर है। संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम किसे हैं? तो नंबर सिस्टम नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम ही नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम ही नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, नंबर सिस्टम में आपको आते बहुत से पार्ट हैं, जैसे हेक्साडेसिमल, डेसिमल सिस्टम, और आपका आता है बाइनरी सिस्टम, और एक आता है आपका ऑक्टागन सिस्टम। तो इस तरीके से उसमें केवल हमें जो है कि पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम में डेसिमल सिस्टम हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। डेसिमल में आपको दशमलव प्रणाली में आपको क्या क्या आएगा? तो देखिए, दशमलव प्रणाली में आपके 0 से लेकर के 1, 2, 3 ऐसे ऐसे 9 तक आपका यह जाएगा। तो आपका यह डेसिमल सिस्टम कहलाता है। इसमें 10 अंक होते हैं, 1 से 9 तक होते हैं, जो आपके प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। 0 जिसे आपको मिला देने पर पूर्ण संख्या या होल नंबर बन जाते हैं। यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 पर कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, आज हम सब कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़ करके जो संख्या बनती है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को हम जो है देखिए, और सम्मिश्र संख्या का यह पार्ट है रियल नंबर, इसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और एक काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या का अगर हम डिफिनेशन बताएं तो जो संख्या आपको कल्पनाओं में होती है वह आपको काल्पनिक संख्या कही जाती है। काल्पनिक संख्या में आप देखेंगे आई से डिनोट किया जाता है, और आई को आयोटा के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंटर में मैथ पढ़ेंगे तो दोस्तों वहां पर आपको इस तरीके से मिलेगा। अब यहां पर देखिए, आई का मतलब होता है आपका √-5। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो यह कैसे आ जाएगा? आई बराबर यह आपका -5 होगा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा? आई का आपका -5 हो जाएगा। आई स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर बराबर यह -5 होगा। यह आप सोचेंगे कि यह आपको बाहर निकलने पर आपका माइनस ही क्यों रहा? तो यह आयोटा जो है कि आपका -5वीं संख्या रहेगी, क्योंकि यह काल्पनिक संख्याएं होती हैं। क्या होती है? यह काल्पनिक संख्याएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? और इसका देखिए, जब भी संयुग्मी देखेंगे, संयुग्मी नंबर देखेंगे, कंजुगेट नंबर, तो इसका कंजुगेट पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव होता है। जैसे हम कह दें कि 4 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? तो आप कहेंगे 4 प्लस 4 माइनस क्या होगा आपका? 4 माइनस आयोटा होगा। क्या होगा? 4 माइनस आयोटा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका कंजुगेट यह होता है, इसे संयुग्मी कहते हैं। ठीक है, कंजुगेट नंबर, इस पर भी प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन एक बार रेलवे में आया, उसके बावजूद यह मतलब कि उसके बाद यह किसी और अन्य एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है?
वास्तविक संख्या आपका माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जाएंगे, जितनी संख्याएं आपको मिलेंगी आपको सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? यह माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, हर संख्या में एक एक जोड़ते जाइए, संख्याओं का कभी अंत नहीं है, वह आपका अनंत संख्याएं होती हैं, वह आपके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन जब करेंगे, वास्तविक संख्याओं का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पर वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो यह संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो देखिए यह पूर्णांक संख्याएं होती है और यह डेसिमल सिस्टम होता है, दशमलव संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब दशमलव संख्याओं का अगर हम करें क्लासिफिकेशन, तो दशमलव संख्याओं का क्लासिफिकेशन करने पर आपको एक आता है रेशनल नंबर, जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, जिसे कहते हैं आपका अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर, परिमेय, अपरिमेय संख्या। इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे और परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, डेसिमल सिस्टम में यह आपका आता है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे पूर्णांक संख्या 3 प्रकार से होती है। एक पूर्णांक संख्या होती है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? +1 +2 +3, इस तरीके से हम करते हैं क्लासिफिकेशन, तो यह पॉजिटिव पूर्णांक संख्या होती है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद आपका आता है निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, यह आपका आता है निगेटिव इंटीजर्स। इसमें आपका -1 -2 -3, या इस तरीके से संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। इसके बाद आपका आता है एक है जीरो। आप कहेंगे, देखिए यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जीरो क्या है, शून्य क्या है। अभी आपको हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो शून्य क्या है, तो देखेंगे शून्य एक आपका परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्यों है? क्योंकि इसे हम, यह पूर्णांक संख्या है, ना तो निगेटिव है ना आपका पॉजिटिव है, लेकिन क्या है यह एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यह थ्योरेटिकल पार्ट जरूर है, लेकिन आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपसे पूछ ली जाएंगी कि बताइए, क्या पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? क्या परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं? क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं? तो यहाँ पे बहुत से कंफ्यूजन होता है। आज आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे दोस्तों। बस धैर्य बना करके आप 10 मिनट रखिए, उसके बाद आप खुद वीडियो देखेंगे। चलिए फिर से देखते हैं, वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन आ गया। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अभी आपको हमने बताया धनात्मक पूर्णांक होती है एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पर ऋणात्मक होगा दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी, यह आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, तीनों आपके क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। और एक डेसिमल सिस्टम में आपको हमने बताया डेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो डेसिमल सिस्टम इस तरीके से आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया आपका डेसिमल सिस्टम। डेसिमल नंबर आपके क्या क्या होते हैं? दशमलव। देखिए एक डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, और आपका यह डेसिमल आपका क्या है, यहाँ पे अनावर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव और शांत दशमलव, यह सब आप जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यह आपका शांत दशमलव और अशांत दशमलव। हेलो, हाँ?
चलिए, अनावर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव और सार्थ दशमलव। देखिए, हम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन किया गया अभी कि आगे कि देखिए इसमें कैसे कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको वास्तविक संख्याएं, दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम्मिश्र संख्याओं का क्लासिफिकेशन किए तो वास्तविक संख्याएं हुई और काल्पनिक संख्याएं हुई और पूर्णांक संख्याएं हुई और दशमलव होगा। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, पूर्णांक संख्या और डेसिमल। पूर्णांक में 3 प्रकार से होते हैं, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आपको दशमलव का क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपका आता है शांत दशमलव और एक आता है आपका अशांत दशमलव। शांत दशमलव और एक आता है आपका अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव में आप देखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। क्या है, टर्मिनेटिंग सिस्टम। आपका शांत दशमलव क्या क्या है, आप जैसे यहाँ पर देखिए 15 नहीं है, यह 1.5 होना चाहिए, 1.5 है। और यह आपका 1.5 को अगर हम लिखना चाहे तो क्या हम इसको 15/10 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका बीच में से अगर 0 हटाएंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा। इसी तरीके से 2.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.8 को हम 28/10 लिख सकते हैं, 0 हटाएंगे तो यह आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 2.38 है तो आप इसको 238 बाई 2 अंक पर है डेस तो आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या हो गया, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ q का मान 0 नहीं है, तो कहेंगे हाँ q का मान डज नॉट इक्वल टू 0। तो q का मान 0 नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह शांत दशमलव हो जाएगा। और शांत दशमलव तो है ही, लेकिन यह क्या हो गया, परिमेय संख्याएं हो गई। तो आपको समझ में आया, जो शांत दशमलव होते हैं वह आपके परिमेय संख्याएं हो सकते हैं कि नहीं। अगर आपको यही थ्योरी में अगर पूछा जाता क्या परिमेय संख्याएं हो सकते हैं कि नहीं, तो आपको दिक्कत होती, लेकिन अब यहाँ पर समझा देने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिकरिंग, मतलब इसे टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, इसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, इसे टर्मिनेट जो है कि यह कब किया जाएगा, रिकरिंग डेसिमल तो है, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल। इसे जो है कि 0.3333 आपको जा रहा है तो हम इसको 3/9 लिख सकते हैं। दोस्तों यह आपको हम बताएंगे, जब आपको रिकरिंग डेसिमल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। इसे पहले क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसको इस तरीके से 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। और 3 की किसी भी संख्या के ऊपर बार लगेगा, अगर 2 संख्या है तो 2 अंक पर आपका क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा नीचे। अगर एक संख्या है तो 1 अंक पे 9 लग जाएगा। ठीक है, अगर आपका 2.232323 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 23 के ऊपर बार लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 23/99 लिख सकते हैं। बताइए, इतना तक समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 345 345 345 बार बार हो रहा है, 345 को तो क्या लिखेंगे, 999, क्योंकि हम इसे बार लगा करके कहीं ना कहीं हम शांत कर देते हैं तो हमारा यह क्या हो जाता है, यह रिकरिंग डेसिमल हो जाता है। तो यह भी आपका 3/9 को अगर हम काट दे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और 1/3 आपका p/q के रूप में लिखा गया है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत यह आते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल आपका किस में आएगा, यह दोनों परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से आपको कह दे कि 0.5 और 0.333 ऐसे लिख दे, फिर आपको लिख दे 0.25 या 25 और एक लिख दे आपको 0.389567, इसमें से पूछ दे निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है,
तो आप बताएंगे यह तीनों p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता, यह क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 न हो। अब देखिए यह अनंत बार जाएगा, अनंत बार जाने का मतलब क्या होता है, नीचे कोई ऐसी संख्या होगी जो कटेगी नहीं, तो वह क्या होता है, वह अपरिमेय संख्याओं में जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। थोड़ा सा दोस्तों एडजस्ट करिए, तबीयत नहीं सही है। चलिए अब यहां पर देखिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल को रेशनल में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा रेशनल नंबर आएगा। रेशनल में रेशनल घटाएंगे तो भी हमारा रेशनल आएगा। रेशनल में रेशनल संख्या, रेशनल मतलब परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो यह क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्याएं आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे आपसे कह दे कि देखिए यह एक संख्या है और यह एक संख्या यह है, तो यह जो है कि आपको जोड़ने पर क्या आएगा, यहां पर भी आपका दो संख्याएं हैं, बीच में यह प्लस का निशान है। तो अब यहां पर देखिए 4 प्लस √2 और एक देखिए यहां पर क्या है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि हम उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सके और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह अनंत बार जाएगा और अनंत में आने का मतलब क्या होता है, वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों इतना अच्छे से आपको नहीं समझाएंगे कोई, और आपको हम इतना अच्छा कंटेंट के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा बस केवल सपोर्ट करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको यहां पर देखिए रेशनल, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आता है, रेशनल और इरेशनल आता है। इरेशनल में से इरेशनल, रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल आ सकता है। अब देखिए इरेशनल नंबर है 4 और इरेशनल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे √2 प्लस √3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या है, यह आपका इरेशनल नंबर में आएगा। लेकिन हम √3 प्लस √3 जोड़े, √3 प्लस √3 जोड़े तो हमारा क्या आएगा, हमारा यह एक आपका अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि आप √3 को जब भी करेंगे तो आपका यह 1.7372 यह जो है कि आपका अनंत बार जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या होता है, यह एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन एक जो है कि आपका यहीं पे रहे कि 4 + 2, यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है 4 + 2 आपका -3 प्लस √3, यह आपका अगर करेंगे तो यह 4 में से यह √3 चला जाएगा। इसको हम घटाएंगे, अगर हम इसको करने लगे 4 प्लस √2 यह हो गया, और आपका माइनस है 3, थोड़ा सा टाइपिंग एरर इसमें हो गया दोस्तों, √3 अब अगर हम करें तो देखिए अगर यह खोलेंगे तो 4 प्लस √2 होगा और यह -3 होगा, यह आपका क्या हो जाएगा, माइनस, यह गुणा होकर के √3 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, आपका आ जाएगा 1 और प्लस √2 माइनस √3 यह आ जाएगा। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपने देखा अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्याओं में जोड़ने पर अपरिमेय संख्या आ रही है। लेकिन दोस्तों यहीं पे दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 प्लस √2 और आपका 3 माइनस √2, इसको जोड़ते हैं तो आपका देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा
6 आ जाएगा। और 6 का मतलब क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसे हम 6/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब भी दो अपरिमेय संख्याएं आए, जब भी दो अपरिमेय संख्याएं आए तो उनके जोड़ने पर एक क्या आएगा, आपका परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या आएगा। और दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने पर भी आपका क्या आ जाएगा, परिमेय या अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन हमेशा जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया गया है, तो आपका क्या आया है, √2 गुणे √3, ये आपका क्या आ जाएगा, √6। √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 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 आप देखिए, √3 को √3 से अगर हम गुणा करें, √3 को √3 से गुणा करें तो यह क्या आ जाएगा, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यह क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आपने यहाँ पर सीखा दो अपरिमेय संख्याओं का। यह आपको देखिए थ्योरी में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या आ सकती है और अपरिमेय संख्या आ सकती है, या दोनों आ सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे दो अपरिमेय संख्याओं को जब भी जोड़ा जाएगा परिमेय या अपरिमेय संख्या आ सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब भी जोड़ेंगे हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी, चाहे इसमें जोड़ना पड़े, चाहे इसमें घटाना पड़े, चाहे गुणा करना पड़े, चाहे आपको भाग करना पड़े, हमेशा आपका अपरिमेय संख्या आएगी। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यह जो है कि इतना याद कैसे करेंगे। तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं है, आपको केवल यही है, देखिए ध्यान से, कि परिमेय संख्या आएगा, परिमेय में परिमेय जुड़ेगा या घटाया जाएगा, परिमेय में परिमेय जुड़ेगा या घटाया जाएगा, या गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा, तो क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या में परिमेय से आपका मेल जब भी होगा, गुणा के लिए, भाग के लिए, जोड़ के लिए, घटाना के लिए, तो क्या होगा, परिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमेशा अपरिमेय और परिमेय दोनों आ सकता है। जब भी आप प्लस माइनस गुणा भाग जब भी करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन आपका यह करें डिवाइड, तो आपका हमेशा जो है अपरिमेय और परिमेय दोनों आएगा। लेकिन जब भी हम परिमेय को अपरिमेय के साथ लेकर के जाएंगे, परिमेय के साथ अपरिमेय को लेकर जाएंगे, तो हमेशा अपरिमेय संख्याएं आएंगे रिजल्ट के रूप में। यहाँ पर आपको सीख मिली कि परिमेय का परिमेय से को भी कुछ भी करेंगे तो परिमेय आएगा, अपरिमेय के साथ अपरिमेय का करेंगे तो अपरिमेय या परिमेय दोनों आ सकता है, लेकिन परिमेय के साथ अपरिमेय मिलने पर हमेशा अपरिमेय आएगा। बस दोस्तों, यही 3 लाइन आपको याद करना है, इन सभी का निचोड़ आपको 3 लाइन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कहीं कहीं, तो उसके लिए दोस्तों क्षमा चाहता हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या क्या होती है, तो हमने आपको चर्चा कर चुके हम कि पूर्णांक संख्याएं देखिए, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, जीरो। अगर आपसे पूछा जाए जीरो क्या है, तो जीरो एक केवल पूर्णांक संख्या है, न निगेटिव है न पॉजिटिव है, लेकिन आपका यह पूर्णांक संख्या है। आप जीरो पर अभी आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो 1 2 3 4 से यह चालू होती हैं, यह धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप धनात्मक पूर्णांक संख्याएं देखेंगे कि यह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या को क्या कहा जाता है, इसे एक बार टेट सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया है, हिंदी अरबी संख्या बताइए, तो आप प्राकृतिक संख्या को ही हिंदी अरबी संख्या कहेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को ऐड कर दें, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या को ऐड कर देने पर क्या होता है, नेचुरल नंबर को ऐड कर देने पर क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको जीरो के साथ ऐड करने पर हमेशा जो है यह होल नंबर बन जाएगा। मतलब होल नंबर का मतलब क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, या पूर्व संख्या थोड़ा सा गलत है,
पूर्ण संख्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, यह आपका होल नंबर हो जाएगा। प्राकृत संख्या, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह दिया गया था, शून्य और प्राकृत संख्या को जो है पूर्ण संख्या कहते हैं, या आपको पूर्ण संख्या नीचे दिया गया था, तो यह आपका उसमें हो जाता है। ठीक है, यह आपका इन दोनों को जोड़ करके क्या बनता है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या बनता है। क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। अब देखिए पूर्णांक संख्या का फिर से क्लासिफिकेशन होगा। तो पूर्णांक संख्या का क्लासिफिकेशन करने पर क्या होगा, आप यहां पर देखेंगे प्राइम नंबर और एक आता है आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, अभी आपको इस पर सवाल भी करवाएंगे दोस्तों, सवाल भी करवाएंगे। आपका जिस प्रकार से व्यूज रहेगा उस हिसाब से आप देखेंगे, कोई बहुत अच्छा आपको कंटेंट दिया जाएगा। इसका अगला जो है कि प्रश्न वाला रहेगा, उसको भी करवाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल करवाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम करवाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे प्राइम नंबर के जो है कि कम मतलब 2 फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब प्राइम नंबर का मतलब 2 फैक्टर्स कम से कम होने चाहिए। चलिए 2 फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए। आपका जैसे एक संख्या लेते हैं 2 देखिए किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। मतलब एक संख्या 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, वही आपका अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो आप कहेंगे 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो कहेंगे 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 3 है। ठीक है दोस्तों, 2 अंकों की कौन है, 4 अंकों की कौन है, यह सब आपको आगे मिलेगा। अब आपसे आते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पूर्व संध्या लिख दिया है, यहाँ पर पूर्व भाज्य संख्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो अब देखिए भाज्य संख्या के लिए क्या है कि कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 4 लेते हैं, यह किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से स्वयं कटेगा। दूसरा लेते हैं 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। और लेते हैं 15, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, आपका 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। तो आप देख रहे हैं कम से कम आपके 3 फैक्टर होने पर यह भाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर 4 है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, यह सब टीईटी के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में तो हमेशा जो है यह सब पूछा जाता है। ये सब बहुत सी छोटी चीजें होती हैं कि कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। आज का वीडियो इसी पर आधारित है, आप देखेंगे इसको, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। नंबर सिस्टम के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं, सभी डाउट आपके आज इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपके व्यूज के हिसाब से या आपका अच्छा व्यूज आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा करेंगे तो आपको जो है हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट को भी लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए जीरो के बारे में क्या दिया गया है। जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन क्या है, पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है, तो आप कहेंगे पूर्णांक संख्या है। एक क्या है, एक न अभाज्य है न भाज्य है न, यह क्या है, एक सार्वभौमिक भाजक है, सभी को विभाजित करता है। किसी भी संख्या को ले लीजिए, 389 को ले लीजिए, 10,495 को ले लीजिए, 1 करोड़ को ले लीजिए, कोई भी हो, एक से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, तो इसे यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है, इसे यूनिवर्सल फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आप यहां पर देखेंगे, यह आपका
नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर में एक भी आएगा, अभाज्य संख्या आएगी, भाज्य संख्या आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, लेकिन यूनिवर्सल फैक्टर्स है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो जो आए हुए हैं जीरो पर, तो वह कैसे कैसे आए हैं, चलिए देखते हैं। देखिए आईएएस के सीसेट में 2011 में जीरो पर सीधा सीधा प्रश्न आया है। जीरो क्या है, तो यहाँ पर देखिए जीरो के बारे में हमने आपको बताया आगे। जीरो क्या है, समपूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, भाज्य है, अभाज्य है। तो आप कहेंगे ना तो भाज्य संख्या है जीरो, ना आपका अभाज्य संख्या है, ना आपका विषम पूर्णांक है, और है तो क्या, यह तीनों में से कुछ नहीं है। तो चौथा ऑप्शन बचा समपूर्णांक। आप तो कहेंगे पूर्णांक तो हमने आपको बताया था, लेकिन समपूर्णांक कैसे है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए अगर हम अभाज्य संख्याओं को देखें, एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद नौ, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर हम पीछे आना चाहें तो 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1 आते हैं। एक के बाद क्या आएगा, -1 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा, -7 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आगे चलेंगे। लेकिन सम संख्याओं में देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर हम पीछे आना चाहें 10 से 8 आएंगे, 8 से 6 आएंगे, 6 से 4 आएंगे, 4 से 2 आएंगे। 2 के बाद आपका क्या आएगा, 2 घटाने पर 0, 0, 0 में 2 घटाएंगे तो -2, -4, -6, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यह किस में आ रहा है, 0। तो 0 एक आपका सम पूर्णांक में आ रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ ये आपका क्या है। तो देखिए सीसेट में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं, यह आपका 0 क्या है, एक समपूर्णांक संख्या है। चलिए शून्य क्या है, यहाँ पर आप देखिए शून्य क्या है, वही चीज आपको पूछा गया है किसी एग्जाम में। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपको अगर प्रश्न ना आए तो एलिमिनेट सिस्टम आप अपनाइए। देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य भी नहीं है, अपरिमेय नहीं है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कैसे, अब आप कहेंगे शून्य, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 कभी नहीं लिख सकते हैं, यह अपरिमेय है, यह परिमेय है। किसी भी संख्या के नीचे बाई 1 कर देते हैं, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे हम /1 0 नहीं लिख सकते हैं, /0 नहीं लिख सकते हैं। तो क्या है, आपका परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या का क्या डेफिनेशन होता है, P/Q के रूप में लिखा जाए, तो क्या इसे भिन्न के रूप में लिखा गया है P/Q के रूप में, कहेंगे हाँ। Q का मान 0 नहीं है, 1 का मान 0 नहीं है, 1 है, तो यह आपका क्या है, परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्पीड अगर स्लो लगे तो आप जाइए वहां पर 1.5x 2x पर देख सकते हैं। चलिए अब यही पीसीएस 2016 का सीसेट का पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, शून्य क्या है, 0 क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, और ए और बी दोनों। आप देखे थे पूर्णांक संख्या तो है 0, लेकिन न पॉजिटिव है न निगेटिव है, तो किस में आएगा, आपका अभी क्लासिफिकेशन सीधा सीधा हुआ है, तो आपका न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। आया क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से, और यही क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, तो यहां से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए यह 2 बार लिख दिया है, यह किसी दूसरे एग्जाम का है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। एक ही पीसीएस 2016, चाहे वो आया हो चाहे ये आया हो, तो यह आपका हो सकता है यह रेलवे में आया है दोस्तों, यह रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यह रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। अभी टेट सुपर टेट में भी आया था, तो सब दिखा दिए, आईएएस में पीसीएस में कैसे कैसे आए हैं, तो शून्य पर ही। तो यह शून्य क्या है, तो आप देखेंगे शून्य क्या है, तो सम संख्या है, विषम संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पे देखिए रेलवे में आया था, तो इन्होंने पहले माना था पूर्ण संख्या माना था, क्योंकि आपको 0, इनका कहने का मतलब था पूर्ण संख्या है, क्यों है, तो आप देख लीजिए 1, 2, 3 यह सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं।
अगर जीरो को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। होल नंबर को ही पूर्ण संख्या कहते हैं कि नहीं, होल नंबर को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपका यह क्या हो गया, पूर्ण संख्या इस हिसाब से दिया था। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट ने लेकिन ऑब्जेक्शन जब डाला गया तो इन्होंने पूर्णांक संख्या को भी सही माना। तो पूर्णांक संख्या भी होती है, अभी आपने देखा था कि पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। आपने देखा था धनात्मक पूर्णांक में भी नहीं आता है, ऋणात्मक पूर्णांक में भी नहीं आता है, लेकिन पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक के 3 क्लासिफिकेशन हुए थे, एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और एक पूर्णांक संख्या। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या कितना हो गया, आभाज्य संख्या यह होता है, इसे कहते हैं आभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को कहते हैं आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या का भी आपको हमने डिफिनेशन बताया कि आपके कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एक क्या आभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि एक आभाज्य संख्या है, लेकिन एक आभाज्य संख्या नहीं है। आपका एक का 2 जो है फैक्टर्स नहीं हो सकता है, एक का केवल एक ही फैक्टर्स होता है। और 2 एक ऐसी संख्या है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं कि नहीं, यह समअभाज्य में आता है। एक से कटेगा ही कटेगा और 2 से भी कटेगा, ठीक है। अब देखिए सअभाज्य या सअपेक्षित अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। सअभाज्य संख्याएं क्या होता है, यहाँ पर सअभाज्य संख्याएं जो होती है इनमें जो है कि कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 1 होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे हम ले कि 3 और 4, इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 9 और 40, इसमें क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और सअभाज्य संख्या का मतलब यह नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हो, दोनों संख्याओं में से एक संख्या भाज्य भी हो सकती है, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसे सअभाज्य संख्या या सापेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब आता है एक ट्विन प्राइम नंबर, इसे जुड़वा अभाज्य संख्या या द्विक अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 7 और नहीं, 7 के बाद जो है कि आपका 9 नहीं होगा, 11 और 13, 17 और 19, 2 का अंतर है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन इनमें यह कंडीशन नहीं होता है कि दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इतने जो है कि क्लासिफिकेशन आपको किए गए हैं, ठीक है। 59 और 61 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब कुल अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। इस पर भी प्रश्न आता है कि 1 से लेकर, ऐसे प्रश्न आएगा, 1 से लेकर के 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप गिनेंगे 1 से 80 तक, वहां पर गिन करके करेंगे तो आप जो है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं जा गए हैं, आप केवल आंसर निकालने के लिए गए हैं। आंसर तो आप एक देखेंगे 6 क्लास का बच्चा भी निकाल देता है, लेकिन आपको विद इन टाइम के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आपको कुछ तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक ऐसे पूछा गया है। लेकिन अगर ऐसे आ गया 1 से 80 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या, कुल अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कितनी होती है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको पता है 1 से 75 तक कितनी होती है, 21 संख्याएं होती हैं। 1 से 75 तक 21 संख्याएं होती हैं। 1 to 75 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 21 संख्याएं होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे 76 आपका नहीं होगा, 77 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, 78 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, 79 अभाज्य संख्या होगा। तो आपका कितनी हो गई, आप 22 हो गया कि नहीं, एक संख्या हो गया आपका 22 संख्या हो गया कि नहीं। तो आप कहेंगे कि हमारे 1 से 80 तक कुल कितने संख्याएं होती हैं, 22 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक देखेंगे 25 होती है, 1 से 125 तक देखेंगे 30, फिर ये 35, फिर आपका 40, यहाँ पर 46 संख्याएं होती है। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि 1 से लेकर के 1000 तक कितनी
अभाज्य संख्याएं होती हैं तो यह सीधा सीधा पूछा जाएगा, तो आप कर देंगे 1 से 168 तक। ठीक है, यह बहुत ही आपको कंटेंट बनाने में बहुत ही दिक्कत हुई है, आप इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने का कष्ट करिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 30 है, 35 है, यह आपको जो है कि आपको जहाँ भी देखेंगे 100 तक या आपको 150 तक मिलेंगे, लेकिन आपको हमने 1000 तक करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको इसी में एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपसे पूछ लें कि 1 से लेकर 160 तक कुल कितनी या 180 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको पता है 175 तक कितनी होती हैं, 40 होती है। फिर 176 अभाज्य नहीं है, 177 आपका अभाज्य, हाँ 3 से कट जाएगा। 178 आपका अभाज्य नहीं है, यह भी आपका अभाज्य नहीं है। 179 एक संख्या है, यही आपका है, क्या है, अभाज्य है। तो कितना हो गया, 180 तक 40 यहाँ से, एक यहाँ से, कितना हो गया, 41 हो गया कि नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे इस पर प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, हमने चर्चा कर चुके हैं, 2 होती है। सम अभाज्य, देखिए एम अभाज्य, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा गलती आपको हो गया है, यहाँ पे सम अभाज्य संख्या होती है, क्या होती है, यहाँ पे सम अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे विषम भाज्य, मतलब विषम भी संख्या है और भाज्य संख्या है, तो क्या है आपका 9 है। ठीक है, चलिए दुनिया में केवल 3 ही अभाज्य संख्या है जो लगातार है, यह बात सही है। इस पर प्रश्न आया है, एसएससी में भी आया है, सीडीएस के एग्जाम में भी आया है, और यह जो है कि हो सकता है आपके टेट सुपर टेट में भी पूछ ले या आपका यूपी पूरी एग्जाम में भी पूछ ले, क्योंकि यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर आयोग क्या है, दूसरे आयोग के क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो चलिए 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं जो लगातार है पूरे दुनिया में, कौन कौन से हैं, 3, 5, 7। इसके अलावा कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो लगातार अभाज्य संख्याएं हो। 3, ठीक है, 2 अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी लगातार, लेकिन 3 अभाज्य संख्याएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसको अगर हम प्रदर्शित करना चाहें, 3 को हम x कर सकते हैं, तो इसको हम x+2 कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। इसको हम x+4 कर सकते हैं, तो कहेंगे हाँ। क्यों कि अगर हम इसको x से दर्शाना चाह रहे हैं, तो यह 2 ज्यादा है तो x+2 कर सकते हैं, या 4 ज्यादा है तो x+4 कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए यह लिखा भी गया x+2 x+4 के फॉर्म में फॉर्म लिख दिया है, थोड़ा थोड़ा जो कि हर जगह गलती है। ठीक, फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग संपूर्ण संख्या से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग संपूर्ण संख्या नहीं रहेगा, यहाँ पे संख्या से ज्यादा हो, किसी भी संख्या से ज्यादा हो, तो उसे परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब संपूर्ण संख्या होती क्या है, यह पूछा गया है तो आप नहीं कर पाएंगे। 4 ऑप्शन दे देगा कि 4, 5, 6, 8, इसमें संपूर्ण संख्या क्या है, यह आपसे पूछ ले कि परफेक्ट नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं फंसेंगे। यहाँ पर देखिए संपूर्ण का, इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो, 1, 2, 3, उसके बाद 6 होगा कि नहीं, 6 होगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, कितना होगा, 12। इससे ज्यादा हो गया कि नहीं, तो यही कहा रहा है कि डबल हो जाए। तो 6 है 1 अंक की संख्या, 2 अंक की 28 है। इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए इसको भी चेक करके दिखा देते हैं आपको। देखिए 28 का हम फैक्टर्स करेंगे तो कैसा होगा, देखिए 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 14 से कटेगा, उसके बाद 28 से कटेगा। 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27, 1, 28, 28 कितना हो गया, 56। इसका डबल हो गया कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ। तो यह क्या है, यही संपूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या लिखा है, अभाज्य संख्याओं को 6n+-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है और सभी 6n+-1 अभाज्य संख्या होगी, यह सत्य नहीं है। मतलब
अभाज्य संख्याएं अगर लिखी गई होंगी, इसका तात्पर्य हम आपको समझा रहे हैं, अभाज्य संख्याएं लिखी गई होंगी तो वह क्या होंगी, वह आपको 6n+-1 में होंगी। लेकिन सभी 6n+-1 में हो, यह आपका अभाज्य संख्या हो तो आपको नहीं कह सकते। जैसे आपको हम समझा देते हैं, यहीं पे आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखे 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 -1 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 -1, 11 लिख सकते हैं। 13 इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 +1, कोई भी संख्या ले लीजिए। अगर हम ले लें 73 तो यह क्या होगा, 6 गुणे 12 72 +1 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा कि नहीं। कोई भी संख्या ले लें, लेकिन सभी आपका 6n+-1 में हो तो यह संभव नहीं है। जैसे हम लिखे 49 हमारा जो है क्या होगा, इसको हम 6+-n में लिख सकते हैं तो 6 8 48 +1, क्या यह अभाज्य संख्या का वो है, तो नहीं। इसका जो है उल्टा वर्जन संभव नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, अभाज्य संख्याओं को 6n+-1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हम जो है कि इस तरीके से नहीं कर सकते। 25 भी है, 35 भी है, यह हमारे अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका उल्टा संभव नहीं है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो देखिएगा, ठीक। चलिए एक और संख्या लेकर के दिखा देते हैं। जैसे हम कह दें कि 119 कटता है 113 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। इसको देखिए 113 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 112 किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 112 6 एक बार 6 48 113 6 5 52 6 48 4, आपका 113 जो है इससे नहीं कट रहा है। 113 आपका भाज्य संख्या है, तो 113 एक आपका भाज्य संख्या। जैसे एक और दूसरा संख्या लेते हैं, 101 101 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। 113 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 113 भी हमारा अभाज्य संख्या है। इस पर हम एक और वीडियो बना देंगे 6n+-1 पर, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम अच्छे से डिटेल से और वीडियो बना करके हम आपको कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आप देखेंगे दो परिमेय संख्याएं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो हाँ हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं जैसे आप कहेंगे 2/3 और 4/5, इनके बीच देखेंगे तो बहुत सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 2/3 को हम लिख सकते हैं किस के रूप में, 66 से 2/3%, और इसको लिख सकते हैं 80%। इनमें देखिए आप करेंगे तो बहुत सी परिमेय संख्याएं आपको आएंगी इसके बीच में, तो यह क्या हो जाएगा, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत होती हैं। आप पॉइंट में जाते रहिए, आपका यह आता रहेगा, पॉइंट में जाते रहिए, आपका यह आता रहेगा। जैसे 3/4 ले लें, या हम ले ले 3/4 ले ले, या 3.4 कर दे, ठीक है। तो 3.1 ले लें, 3.1 ले लें, 3.2 ले लें, 3 ऐसे ऐसे चलते जाएं, तो यह जो है कि आपका बहुत सी परिमेय संख्याएं होंगी। और इसको परिमेय संख्या का मतलब इसको एक लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, तो यह क्या हो जाएंगे, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी भिन्न का हर यदि 2 4 8 5 हो तो वह भाग देने पर हमेशा शांत दशमलव आएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 2 4 8 5 कोई भी संख्या ले लीजिए, इनसे काटेंगे तो आपका हमेशा जो है शांत हो जाएगा। जैसे आपको 65 को काटना है, आप मान लीजिए 4 से, 65 से काटेंगे 4 से तो 16 बार पूरा जाएगा, और क्या आएगा 0.25। और कोई संख्या ले लीजिए, आप काट लीजिए, 28 को 8 से काटिए, कितना बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, कितना बचा 4,
पॉइंट बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी संख्या लेंगे, लेकिन 3, 6, 7, 8, 7 और 9 अगर हर में आ जाए, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए, तो वह कभी भी शांत नहीं होगा, हमेशा अशांत दशमलव आएगा। मतलब अशांत दशमलव का मतलब ही होता है अपरिमेय संख्याएं। और यह भी आपको हम समझा चुके हैं कि एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल एक वास्तविक संख्या होती है। या ऊपर हम समझा चुके हैं आपको। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 11 होती है। 2 अंकों नकों के, यह थोड़ा सा गलती है, मिसप्रिंटिंग है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए थोड़ा सा खींच रहे हैं। चलिए, अभी कितना रह गया है, बस खत्म है, थोड़ा सा रह गया है। ठीक, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके ऊपर ये हो गया है। ठीक, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 997। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 101 होती है। क्या होती है, 101 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है। प्रचुर संख्या क्या होती है, प्रचुर संख्या का मतलब होता है गुणनखंडों को जोड़ने पर संख्या से ज्यादा आएगा, उसे प्रचुर संख्या कहते हैं। जैसे किसी भी संख्याओं को जोड़ देंगे तो वह गुणनफल से ज्यादा आएगा, तो वह प्रचुर संख्या कहते हैं। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, 1, 3, 6, 10, 15, यह सब त्रिकोणीय संख्या होती है। पहली अगर त्रिकोणीय संख्या 1 है तो उसमें जो है क्या करेंगे, उसके बाद जो है आपका दूसरी संख्या त्रिकोणीय क्या आएगी, 3 आएगी, 3 के बाद 6 आएगी। इस तरीके से जैसे हम अगला चेक करना चाहें, मान लीजिए हमारा 3 है, 3 प्लस 3 एक 4 बटा 2, तो यहाँ पर देखेंगे तो यह 2 से काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 6 को रख के देखेंगे, 6 प्लस 1, तो यहाँ पर 7 बटा 2, यह आ जाएगा आपका 3, तो 7 त्रिक 21 आ रहा है। यह आपका n इंटू एन प्लस, यह नहीं होगा, इस तरीके से यह नहीं होगा। त्रिकोणीय श्रृंखला आपका इस तरीके से ही होगा, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, इस तरीके से होगा। यह आपका दूसरा फार्मूला है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला में कुछ मिसप्रिंटिंग होगा। चलिए, ठीक है, तो आपका पहला त्रिकोणीय श्रृंखला 1 होगा, 3 होगा, फिर आपका 6 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा। इसी तरीके से आगे हम लिखते चलते हैं। प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन आया होगा, टेट सुपर टेट में आया हुआ है कि हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं। तो कि आप वहां पर प्राकृतिक संख्या थी, परिमेय संख्या थी, वास्तविक संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी, तो आपको प्राकृतिक संख्या पे लगाना है। 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, ये अभी आपको समझाए थे पॉइंट ले लेकर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या की पहचान करना, अभाज्य संख्या की पहचान करना कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो अभाज्य संख्या का पहचान करने के लिए हम देखेंगे दो, मतलब इससे इसके आसपास स्क्वायर नंबर देखेंगे। इसके आसपास स्क्वायर, या आई आयोटा लिख दिया है, या गलत किया है, 81 होना चाहिए था। ठीक है, मिस प्रिंटिंग बहुत हुई है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो 81 है, 81 किसका है, 9 का है। तो हम क्या करेंगे, 2 से लेकर 9 तक की संख्याओं से चेक करेंगे। अगर यह कट जाएगा तो भाज्य है, नहीं कटेगा तो अभाज्य है। अगर 123 है, इसके आसपास देखेंगे तो क्या है, 121 का है, तो हम 11 तक चेक करेंगे। 2 से 11 तक में अगर किसी से यह कट जाएगा तो यह भाज्य संख्या है, नहीं तो यह अभाज्य संख्या। देखिए, यह 3 से कट जाएगा, इसलिए क्या है, यह भाज्य संख्या है। लेकिन आपका यह नहीं कटेगा, यह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 0, 1, 4, 7 आएगा। अब देखिए, 9 से किसी भी संख्या को विभाजित करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या को, तो इस पर बहुत ही डिटेल सवाल लेकर के आना है वीडियो, क्योंकि इस पर बहुत सवाल आए हैं दोस्तों। इसको आप समझाने में आपको टाइम लगेगा। जैसे हम कोई ले लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या आपका 121 ले लेते हैं। 121 को हम विभाजित करेंगे 9 से, तो कितना आएगा, तो आप देखेंगे 121 से विभाजित करके देखेंगे तो यह 4 आ जाएगा।
आप विभाजित कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 9 से जाएगा 3, 31, 27, 4 आ जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 144 है, यह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 9 से, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0, 1, 4, 7 के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, 196 ले लीजिए, ये आपका 9 6 15, यह कट जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी में आपका डिजिटल सम आता है, बहुत बड़े गुणा को आसानी कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। बस आप डिजिटल सम यहीं से लगा सकते हैं, यहीं से डिजिटल सम की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, किसी का वर्ग करने पर, देखिए यहाँ पर भी प्रश्न आए हैं आपके टेट सुपर टेट में, यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं। किसी का वर्ग करने पर इकाई अंक कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए 3 और 4, 3 नहीं, 2 और 3, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग कर दिया है। यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8, यह संख्याएं कभी नहीं आ सकती हैं। फिर से हम लिख देते हैं 2, 3, 7, 8। आप कर लीजिए, किसी का स्क्वायर कर लीजिए, कभी उसके इकाई अंक में 2 3 4 2 3 7 8 आएगा ही नहीं। क्यूब करने पर आएगा, लेकिन स्क्वायर करने पर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, लेकिन 0 1 4 5 6 9 यह हमेशा आता है। ठीक है, किसी का स्क्वायर कर लीजिए, 10 का करेंगे 100, 11 करेंगे 21, 12 करेंगे 144, 25 का करेंगे 625, 6 का करेंगे 36, 9 का 81, मतलब आप 729 देख लीजिए किसका है, 27 का है। तो 9 में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यह संख्याएं आ सकती है। सम संख्या को 2n तथा विषम संख्या को 2n + -1 में लिखा जा सकता है। जैसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 -1 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 2 -1 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ, 3 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक हो गया। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 5 2 हो तो वह संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब देखिए, अगर आप लास्ट में 0 आ जाए, 5 आ जाए और 2 आ जाए, तो संख्या कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है। जैसे हम ले ले 252, ठीक है, 2 से कट जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 525, यह 5 से कट जाएगा। कोई भी ले लीजिए, 625, यह कट जाएगा। ठीक है, 1250 आपका कट जाएगा। यह सब क्या है, यह आपका कभी जो है कि अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर इकाई अंक 1 3 7 9 आ जाए तो अभाज्य संख्या हो सकती है। होती है नहीं, हो सकती है। अगर हम लिखे 11, इकाई अंक 1 है, इसमें अभाज्य संख्या है, लेकिन 21 अभाज्य संख्या नहीं है, कट जाएगा। 13 अभाज्य संख्या है, इकाई अंक 3 है, लेकिन 23 अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इवन ऑड कॉन्सेप्ट आपको समझाना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझाना है, ये आपको अगले पार्ट में हम समझाएंगे। आपके व्यूज के ऊपर और आपके सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जितना हमने आपको पढ़ाया है उसको जो है इसमें समराइज करते हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं जो है आपका होल नंबर में आएगा। बहुत ही आसानी से समझिए, इसमें ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से जितना अभी आप तक ने पढ़ा, आधे घंटे 30 मिनट 40 मिनट तक, सबका निचोड़ आपको इसमें मिलेगा। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या किस में आती है, होल नंबर में आती है। किस में आती है, होल नंबर में आती है। होल नंबर का पार्ट कौन सा होता है, इंटीजर नंबर होता है। इंटीजर नंबर से ही आपका यह सब बनते हैं, पूर्णांक संख्याओं से ही बनते हैं। होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं और इंटीजर्स को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या सभी अभाज्य संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। तो आप कहेंगे हाँ, हो सकती हैं। आपको पूछा जाएगा, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं भाज्य संख्या हो सकती हैं। आप कहेंगे सभी पूर्णांक संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक का जब भी क्लासिफिकेशन होगा तो भाज्य संख्या भी आएगी और अभाज्य संख्या भी आएगी। ठीक है, अब रेशनल नंबर आप कहेंगे सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है। यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर
सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। आपको 3/5, 3/5, 4/5, क्या यह सब पूर्णांक संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं यह आपका क्या होता है? 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको एक लगा करके हम परिमेय बना सकते हैं, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं लिख सकते हैं। तो यह क्या होता है हमारा? यह सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती, कुछ संख्याएं हो सकती हैं लेकिन सभी संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक, अब परिमेय में अपरिमेय का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये क्या आता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को यह एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके देखिए, आपके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है कि आपको यह अगला कब वीडियो कब डालना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर करवाएंगे, उतना ही आपको हम दूसरा वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।